another video with another rule. Hi everyone, this is Mansi and welcome back to Brain Trainer where we learn English together. In this session, we are going to learn the next rule of subject-verb agreement. We have already learned 10 to 12 rules almost. Now it's time to learn rule number 12. So let's learn what's the rule number 12 is. Rule number 12, if subject, अगर आपका कोई सब्जेक्ट में द के साथ एडजेक्टिव लग रहा है, किसी सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट क्या होते हैं आप सभी को पता है, सब्जेक्ट जैसे कि जो काम करने वाला होता है, उस काम करने वाले की जगह अगर द और एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है तो उसके साथ जो आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है. किस फॉर्म में होगी? वो प्लूरल फॉर्म में होगी. इज दैट क्लियर? सभी को पता है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, जैसे आर, वर, हैव और वेल, इस तरीके की वर्ब जो होती हैं उनको क्या बोला जाएगा? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है, द पुअर डैश ऑनेस्ट. द पुअर डैश ऑनेस्ट. अब देखो द तो ये रहा, एडजेक्टिव क्या है मेरे पास? पुअर, गरीब. इट्स समझ आ रहा है? पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब. तो ये क्या है? एडजेक्टिव है जो किसी की विशेषता बता है कि द पुअर डैश ऑनेस्ट. जो पुअर होते हैं वो ईमानदार होते हैं. ठीक है, तो इस मेरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आने वाली वर्ब क्या होगी? आर. क्या हो जाएगा? आर. आप इस आर की जगह वर्ब भी लगा सकते हैं. क्या लगा सकते हैं? वर्ब भी लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में है. इज दैट क्लियर? अगला सेंटेंस देखो, द रिच, यानी कि अब जो अमीर होते हैं, डैश हैप्पी, अमीर खुश होते हैं. तो अगेन मैं क्या लगा सकती हूँ? द रिच आर हैप्पी और द रिच वर हैप्पी. इज दैट क्लियर? तो हमेशा याद रखना है, अगर मेरे सब्जेक्ट के प्लेस पे द के साथ कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. इज दैट क्लियर? गुड. आगे आ जाओ. नेक्स्ट है रूल नंबर 13, मैनी. मैनी, सभी को पता है मैनी क्या होता है? मैनी मीन्स क्या होता है? जहाँ पे हम काउंटेबल चीज़ों के साथ लगाते हैं, जैसे मैनी बुक्स, मैनी टॉफ़ीज़, मैनी टॉफ़ीज़, मैनी डेस्क, इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे. तो मैनी बेसिकली काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, लेकिन अगर मैनी के साथ ए या फिर एन आता है, मैनी के साथ ए या फिर एन आता है तो उसके साथ जो नाउन और वर्ब होगी वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? सिंगुलर फॉर्म में होगी. इज दैट क्लियर? सभी को समझ आ रहा है? नाउन सिंगुलर की बात करूं तो नाउन सिंगुलर हो गया जैसे कि मैन, लेकिन वर्ब सिंगुलर हो गई यानी कि डज. एस और एस वाली जो वर्ब के साथ जो हम एस और एस लगाते हैं, बेसिकली ग्रामर में उस वर्ब को सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है. क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डांस, डांस, तो डांसेस जो मेरी वर्ब है वो सिंगुलर कंसिडर करी जाएगी. तो आप लोगों को रूल क्या कह रहा है कि मैनी के साथ ए या फिर एन है, उसके साथ जो नाउन या वर्ब लगेगी वो सिंगुलर फॉर्म में लगेगी. इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं. और एक और पॉइंट है कि मोर देन वन, अगर मोर देन वन से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उनके साथ भी आने वाली वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी. क्या होगी? वो भी सिंगुलर होगी. इज दैट क्लियर? आ गया. फॉर एग्जाम्पल मैनी, देखो मैनी आ गया, फिर ए आ गया, इन दोनों में से मैंने बोला था कोई एक आएगा तो ए आ गया. मैन, मैन क्या है? नाउन है. मैन क्या है यहाँ पे हमारे पास? नाउन है. तो मैनी फिर ए फिर क्या आना था? नाउन, जो कि सिंगुलर फॉर्म में था. मेंस तो नहीं लगाया हमने, मैन हो गया. डैश किल्ड, बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे? मैनी आर मैन किल्ड. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? वॉज, और हेड भी हैज़ आ सकता है, हैज़ किल्ड. और अगर प्रेजेंट में बात करोगे तो इज आ जाएगा. ठीक है, और इजी आ सकता है. ठीक है, आगे देखो. तो मैनी आर मैन हैज़ किल्ड और वॉज किल्ड. इज दैट क्लियर? आगे देखो, मोर देन वन, मैंने क्या बोला? मोर देन वन के बाद भी अगर कोई नाउन या वर्ब आती है वो भी किस फॉर्म में होगी? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में. तो नाउन तो आ गया मेरे पास, सिंगुलर फॉर्म है. ये नाउन मेरे पास क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है. लेकिन जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी मेरी?
सिंगुलर फॉर्म में ही होगी। तो बताओ क्या आएगा, मोर देन वन बुक इज स्टोलन। मोर देन वन बुक इज स्टोलन। स्टोलन मीन्स क्या होता है, चुराना। गुड, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे एक नोट लिख रखा है मैंने कि मोर के बाद अगर कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन मीन्स क्या होता है, जिस नाउन में एस और ई एस लग जाता है। मोर के बाद प्लूरल नाउन है, फिर हमारे पास देन, और फिर हम लगा रहे हैं वन प्लस प्लूरल वर्ब। क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। इज दैट क्लियर? अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या आ रही है मेरी, प्लूरल। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, आप सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब मैंने एक और एग्जांपल लिखा है इसका, जिससे मोर प्लूरल नाउन क्या है मेरे पास, स्टूडेंट। तो यहाँ मैं लिख दूँ प्लूरल नाउन, सभी को दिख रहा है क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन क्या हो गया मेरे पास, स्टूडेंट। फिर मैंने देन लगाया, वन लगाया अकॉर्डिंग टू माई रूल। अब मत मेरे को क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब भरनी है। तो बताओ प्लूरल वर्ब में यहाँ क्या भर सकती हूँ? प्लूरल वर्ब हमारे पास कौन कौन सी होती है, आर, हैव एंड विल, तो सभी के साथ लगता है। तो बेसिकली आर और वर और हैव, तीन चीजें हो गई, आर, वर और हैव। तो कुछ भी लगा सकते हो। मोर स्टूडेंट्स देन वन आर एब्सेंट, आर एब्सेंट। इज दैट क्लियर? हमने अभी दो ही रूल पढ़े हैं कि इफ अगर सब्जेक्ट में द और एडजेक्टिव आता है तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल। आगे मैंने पढ़ा कि मैनी के बाद ए या एन आता है तो नाउन और वर्ब जो आती है हमारे पास, नाउन और वर्ब जो हमारे पास आती है वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। फिर हमने थर्ड रूल पढ़ा कि मोर देन वन के साथ भी नाउन और वर्ब जो आती है वो भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। लेकिन अगर मोर वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ देन और वन, मोर देन वन के बीच में अगर कोई प्लूरल नाउन टपक जाता है गलती से, तो प्लूरल नाउन कह रहा है अगर मैं प्लूरल लूँ तो मेरे साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल लगाओ, सिंगुलर से काम नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? अगर ये प्लूरल नाउन है तो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी। क्लियर? चलो फटाफट से नोट डाउन करो एंड देन वी विल स्विच टू द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 14 कि एज वेल एज, along with, together with, in addition to, and not, like, unlike, including, excluding, but, except, besides, etc. ये जितने भी वर्ड मैंने अभी पढ़े, रिपीट करो मेरे साथ। एज वेल एज, along with, together with, in addition to, and not, like, unlike, including, excluding, but, except, besides। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं लेकिन अभी इन्हीं की बात करते हैं। तो जितने भी मैंने वर्ड लिखे हैं, अगर इन वर्ड के बाद जितने भी मैंने वर्ड लिखे हैं, अगर ये वर्ड किसी दो सब्जेक्ट के बीच में आ रहे हैं, किन्हीं दो सब्जेक्ट के बीच में आ रहे हैं, तो इनके साथ आने वाली जो सिंगुलर मतलब जो वर्ब होती है, इनके साथ जो आने वाली वर्ब होती है वो आती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। इनके अकॉर्डिंग क्या आएगी, यहाँ पे वर्ब आएगी। इज दैट क्लियर? कोई भी दो सब्जेक्ट, आई रिपीट, कोई भी दो सब्जेक्ट अगर इन वर्ड से कनेक्टेड है, यानी कि ये बीच में दिख रहे हैं दो वर्ड्स, दो नाउन के बीच में है, अगर ये वर्ड किसी दो नाउन के बीच में है तो यहाँ पे जो आने वाली वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। चाहे वो फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे वो फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। पहले एग्जाम्पल में मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इस ही के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या आ जाएगा, ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन। देखो ही पहला सब्जेक्ट है, हिज चिल्ड्रन दूसरा सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन बहुत सारे होते हैं ऑब्वियसली, तो हिज चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग वर्ब ना लगा के हम इस ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अब ही के साथ क्या आता है, ही इज ऑनेस्ट, ही आर ऑनेस्ट तो नहीं बोलोगे, एग्जैक्टली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज। क्या आ जाएगा, ही इज। इज दैट क्लियर? मैंने क्या बोला, आई रिपीट,
इन सभी वर्ड से अगर दो नाउन कनेक्टेड होते हैं आपस में, तो वो जो वर्ब लेते हैं अपने साथ, वो लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? अगला देखो, मैंने लिखा है यू एज वेल एज शी। अब मैंने एक हिंट दिया कि सिंग लगाना है, इस सिंग को वर्ब के अकॉर्डिंग लगाना है। अब वर्ब के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल? अब सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल, ये बात की बात है। पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टोरेज राइट नाउ। सो द क्वेश्चन इज कि यू हमारे पास प्लूरल है, तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, हमारे पास प्लूरल होनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू प्लूरल वर्ब, सिंग के साथ अगर हम एस और एस नहीं लगाते हैं तो उसको प्लूरल काउंट करा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आंसर आएगा वो यू के साथ आएगा, सिर्फ सिंग। अगर इस यू की जगह ही हो जाता तो हमारे आंसर में क्या चेंजेस आ जाते, सिंग्स हो जाता। आगे देखो, एक और एग्जांपल लिखा है, अ टैक्सी अलोंग विथ 5 पैसेंजर्स। तो पहला सब्जेक्ट है हमारे पास अ टैक्सी, जो कि अलोंग विथ से जुड़ा हुआ है 5 पैसेंजर्स। तो हमें जो सब्जेक्ट लगाना है, मतलब हमें जो वर्ब लगानी है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, अ टैक्सी के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे या तो वॉज लगा सकते हैं या फिर इज लगा सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 15। इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइन विद नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। इसका मतलब होता है कि मैं ना तो सिर्फ टीचर हूँ बल्कि एक स्टूडेंट भी हूँ। इस तरीके के जो सेंटेंस आएंगे, इसमें हमें याद रखना है कि जो भी हमारी वर्ब आएगी वो आएगी अकॉर्डिंग टू लास्ट सब्जेक्ट। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, नॉट ओनली रामू बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। नॉट ओनली रामू बट ऑल्सो हिज ब्रदर। तो हिज ब्रदर यानी कि उसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसके भाई एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर हमने यहाँ पे क्या लगाया है, आर। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पे हिज ब्रदर की जगह कोई लड़की का नाम होता सिंगल, तो वहां पे क्या आ जाता, इज आ जाता। सिंपल। तो हमें याद रखना है कि आने वाली जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, हमारे लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लास्ट रूल है रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 है कि अगर नथिंग बट से कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है, तो उसके बाद आने वाली नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आने वाली वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर में होगी। रिमेंबर, नथिंग बट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर में होगी। एग्जाम्पल देखो, नथिंग बट वाटर, जो कि सिंगुलर है, हमने क्या लगाया, इज। लेकिन ट्रीज क्या है, प्लूरल है, और फिर भी हमने लगाया है इज। तो रिमेंबर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, जैसे वाटर और ट्रीज सिंगुलर हो या प्लूरल, नो मैटर, हमें वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगानी है। सो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एंड इफ यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल, जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर दूंगी। अगर आपको नहीं समझ आया, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो और इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो। So thank you so much. Have a nice day. Just write it down in your notebook and revise all the rules and sentences. Bye bye. Have a nice day.